प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, योजना से लाखों लोगों के जीवन में आया बदलाव। 33 लाख करोड़ रुपए के ऋण वितरित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। लोकहित में विभिन्न विभागों के कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। हजारीबाग में कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई दशमी की शोभा यात्रा। भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। जमशेदपुर में हाई टेंशन तार से सटा जुलूस का झंडा 6 जून से। और मौसम विभाग ने रांची समेत पूरे राज्य में आज से 11 अप्रैल तक आंधी बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात की जताई संभावना। येलो अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आज सफल 10 वर्ष पूरे हो गए। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना की शुरुआत की। इस योजना को माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग एजेंसी यानी मुद्रा के तहत भारत सरकार की छोटी इकाइयों के विकास और फंडिंग से जुड़ी गतिविधियों के लिए शुरू किया गया था। पिछले 10 वर्षों में PMMY के तहत कुल 52 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए हैं, जिनमें से 78% खाते शिशु श्रेणी, 20% खाते किशोर श्रेणी और 2% खाते तरुण और तरुण प्लस श्रेणी के हैं। दिलचस्प बात यह है कि शिशु खातों की कुल हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2016 में 93% थी, जो वित्त वर्ष 2025 में घटकर 51.7% रह गई। वहीं किशोर खातों की हिस्सेदारी 2016 में 5.9% थी, जो बढ़कर 2025 में 44.7% हो गई है। ये साफ संकेत है कि कई शिशु खाते अब परिपक्व होकर ज्यादा ऋण सीमा वाले किशोर खातों में बदल चुके हैं, यानी MSME इकाइयों का आकार अब बड़ा हो रहा है। PM मुद्रा योजना का करीब 70% हिस्सा महिला उद्यमियों द्वारा लिया गया है। इससे महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ी है, लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला है और कई राज्यों में महिला उद्यमों की स्थिति मजबूत हुई है। महिला लाभार्थियों की संख्या के लिहाज से बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सबसे आगे हैं, जबकि कुल महिला भागीदारी के प्रतिशत के आधार पर महाराष्ट्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल टॉप पर हैं। वहीं योजना के लाभार्थियों में 50% हिस्सा SC, ST और OBC वर्ग से है, जो ये दिखाता है कि हाशिए पर पड़े समूहों को भी PM मुद्रा योजना के जरिए मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश केंद्र सरकार ने की है। PM मुद्रा योजना ने हर साल औसतन करीब 2.5 करोड़ रोजगार के मौके पैदा किए हैं। इस योजना ने खास तौर पर छोटे शहरों और गाँवों में युवाओं में उद्यमशीलता की मानसिकता को प्रोत्साहित किया है। योजना के तहत ऋण से नए उद्यमियों को आगे बढ़ने में मदद मिली है। 7 करोड़ से अधिक साथी पहली बार स्वरोजगार से जुड़े हैं और खुद जुड़े इतना ही नहीं है, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी को 3 को अपने यहां रोजगार दिया है। वो जॉब सीकर नहीं, वो जॉब क्रिएटर बना है। उद्यमशीलता को हर भारतीय के लिए सहज बनाने में मुद्रा योजना की बहुत बड़ी भूमिका है। बिना गारंटी के बैंक लोन की इस योजना ने महिला उद्यमियों, मेरे दलित, पिछड़े, आदिवासी उद्यमियों का एक बहुत बड़ा वर्ग देश में तैयार किया है और नए नए क्षेत्रों में किया है, दूर सुदूर गांवों में किया है। PM मुद्रा योजना ने अनौपचारिक क्षेत्र के व्यवसायों को औपचारिक रूप देकर लाभार्थियों की बेहतर सामाजिक स्थिति और आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया है, देश के कर आधार का विस्तार किया है और देश के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को मजबूत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज योजना के 10 वर्ष पूरा होने पर अपने आवास पर मुद्रा योजना के लाभार्थियों को आमंत्रित किया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों से संवाद करते हुए यह बताया कि किस प्रकार इस योजना ने लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना की सफलता इस बात का प्रमाण है कि भारत में लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सरकार ने अब तक लगभग 33 लाख करोड़ रुपए के ऋण बिना गारंटी के वितरित किए हैं। क्योंकि मैं किसान परिवार से हूं, तो मुझे
बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था, तो मैं एक दिन अपने हस्बैंड से बात की कि क्यों ना हम लोग कुछ लोन लेकर के कुछ अपना ही बिजनेस शुरू करते हैं। वहाँ से मुझे 8 लाख का स्वीकृत किया गया लोन और मैं बिजनेस शुरू की सर। मैं 2024 में ही ली हूँ सर, और बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ सर। क्या काम करती हो? सर सीड्स का है, जिसमें मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प करते हैं। मार्केट का काम अधिकतर वो करते हैं, मैं एक कर्मचारी भी रखी हूँ सर। अच्छा। ये सर, और बहुत आगे बढ़ रही हूँ सर। मुझे विश्वास है मैं कि जल्द ही लोन को ये कंप्लीट करूंगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो आप सर अभी एक महीने का कितना कमा सकती है? सर 60,000 तक हो जाता है। अच्छा, 60,000 रुपया। आप जैसे लोग जो सफल हुए हैं, आपको पता है अब आपको किसी पॉलिटिशियन की चिट्ठी की जरूरत नहीं पड़ी होगी, किसी एमएलए एमपी के घर पे चक्कर नहीं काटना पड़ा होगा, आपको मेरा विश्वास है किसी को 1 रुपया भी देना नहीं पड़ा होगा, और बिना गारंटी को आपको पैसा मिलना, और एक बार पैसा आए तो उसका सदुपयोग करना, ये अपने आप में आपके जीवन में भी एक डिसिप्लिन ले आता है। वरना किसी को लगेगा यार ले लिया है, चलो अब दूसरे शहर में चले जाए, कहां ढूंढता रहेगा वो बैंक वाला। ये जीवन को बनाने का एक अवसर देता है, और मैं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवान ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में आए। आप देखिए 33 लाख करोड़ रुपया ये देश के लोगों को बिना गारंटी दे दिए गए हैं। आप अखबार में तो पढ़ते हो अमीरों की सरकार है, हैं? सभी अमीरों का टोटल लगा दोगे तो भी 33 लाख नहीं मिला होगा उनको। मेरे देश के सामान्य मानवी को 33 लाख करोड़ रुपया आपके हाथ में दिए है ना, आप जैसे देश के होनहार युवा युवतियों को दिए गए हैं। और इन सब ने, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी ने 10 को, किसी ने 40-50 को रोजगार दिया है। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने और लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार सतत प्रयत्नशील है। इसी के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेकर सिमडेगा के पवन आर्थिक उन्नति की राह प्रशस्त कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अग्रवाल ने 5 माह पूर्व बैंक ऑफ इंडिया से 9,40,000 रुपए का ऋण लिया और कुछ कंपनियों के बिस्कुट की एजेंसी ली। पवन ने बताया कि योजना का लाभ लेने के बाद आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया है। प्रधानमंत्री योजना से हम मुद्रा लोन लिए हैं बैंक ऑफ इंडिया से। करीब 5 महीना हो गया है। इससे पहले मेरी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी, लेने के बाद कुछ अच्छी हुई है। अभी बिस्कुट का एजेंसी लिया हूँ, एजेंसी का सब जगह माल जाता है और स्थिति बहुत अच्छा हुआ है। पवन कुमार अग्रवाल की पत्नी संध्या अग्रवाल उनके व्यवसाय में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। संध्या अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेने के बाद बिस्किट, सोन पापड़ी जैसे कई खाद्य सामग्रियों की एजेंसी ले ली है। इसके बाद उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लिए हैं, उसके बाद बिस्किट का कारोबार किए। बिस्किट है, सोन पापड़ी है, सब बेच रहे हैं हम लोग, और बड़ा थोड़ा सा हो गया है और उससे थोड़ा सा घर का स्थिति ठीक हो गया है, और हम लोग वाइफ हस्बैंड दोनों मिल करके ही बिजनेस को चला रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया के अग्रणी जिला प्रबंधक सन्नी अभिजीत मिंज ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायियों के जीवन में काफी बदलाव आया है। जिले के 11,000 से अधिक लाभुकों को 83 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है, जिनमें से एक पवन कुमार अग्रवाल हैं। 11,000 से ऊपर मुद्रा योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, जो और लगभग 83 करोड़ से ज़्यादा इस योजना के तहत इस सिमडेगा जिले के बैंकों के द्वारा ऋण प्रदान किया गया है। और इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँ कि अभी जो इस वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष 2024-25 में अभी तक लगभग 2,900 लाभार्थियों को मुद्रा योजना के तहत लगभग 32,000 का ऋण भी दिया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेने के बाद पवन कुमार अग्रवाल की आर्थिक स्थिति में तो सुधार आ ही रहा है, साथ ही वे अन्य लोगों के लिए मिसाल भी पेश कर रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में दोपहर बाद बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में राज्य और लोकहित में विभिन्न विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कल देर शाम मुख्यमंत्री आवास जाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान श्री यादव ने मुख्यमंत्री से अदानी पावर प्लांट के विस्थापितों के मामले पर चर्चा की। परिवार के लड़कों में काफी आक्रोश है। लोग 7 दिनों से लगातार अनशन पर बैठे हैं। हमने कहा कि सरकार को इससे गंभीरता से लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा पूरी बात मेरी संज्ञान में आई है, हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं। 1-2 दिनों के अंदर इसका कोई न कोई रास्ता निकाल के इसका हल करने का प्रयास करेंगे, इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा है कि वर्ष 2025-26 आदिवासी स्वाभिमान वर्ष होगा। उन्होंने आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा और विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ रांची में उच्च स्तरीय बैठक कर योजनाओं को तेज गति से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। कल्याण मंत्री ने जनजातीय समुदायों के बीच शिक्षा के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। साथ ही सांस्कृतिक परंपराओं और धरोहरों को संरक्षित करने के निर्देश दिए। कल्याण मंत्री ने जोर देकर कहा कि जनजातीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ उनके स्वाभिमान को बढ़ाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। हजारीबाग का पद्मा ओपी अब थाना के रूप में कार्य करेगा। वहीं देवघर हवाई अड्डा के पास ओपी खोला जाएगा। मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में कल रांची में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार सोची समझी रणनीति के तहत बहुसंख्यक समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जिसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने सरकारी प्रेस विज्ञप्ति का हवाला देते हुए कहा कि रामनवमी के दौरान दहशतगर्द शब्द का प्रयोग बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसके लिए मुख्यमंत्री को बहुसंख्यक समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। श्री मरांडी ने कहा कि भड़काऊ और विभाजनकारी शब्दों का प्रयोग सरकार की दुर्भावना को उजागर करता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 14 और 15 अप्रैल को रांची में 13वां महाधिवेशन आयोजित होगा, जिसको लेकर बैठकों का सिलसिला जारी है। रांची में पार्टी के संविधान संशोधन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मंत्री सुदिव्य कुमार, योगेंद्र प्रसाद और पार्टी नेता विनोद पांडे भी शामिल हुए। इस दौरान संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए संवैधानिक पहलुओं पर चर्चा की गई और संविधान में संशोधन के प्रस्ताव पर मंथन हुआ। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि संविधान संशोधन को लेकर कमेटी ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में जुटी है। झारखंड में मनरेगा मजदूरी दर अब 272 रुपए हो गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। मनरेगा मजदूरों को केंद्र सरकार की ओर से 255 रुपए मिलेंगे, जबकि राज्य सरकार 27 रुपए का भुगतान करेगी। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। हजारीबाग में रामनवमी का उल्लास बरकरार है। रामनवमी महोत्सव के सिलसिले में शहर में विभिन्न अखाड़ों द्वारा लगातार जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिनका क्रम अनवरत जारी है। इन झांकियों और जुलूसों में बड़ी संख्या में राम भक्तों की भागीदारी दिख रही है। रामनवमी जुलूस के मद्देनजर जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
इधर लौह नगरी जमशेदपुर में भी रामनवमी की खासी धूम रही। शोभा यात्रा और झांकियों से समूची लौह नगरी राममय नजर आई। विसर्जन के दौरान झांकियों का प्रदर्शन किया गया, जिसे देखने लोग उमड़ पड़े। जुलूस मार्ग पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। खास और आम सभी जुलूस में शामिल हुए। पूर्वी सिंहभूम के परसूडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत यशोदा नगर छोटा गोविंदपुर में विसर्जन जुलूस में हादसा हो गया। एक अखाड़े का झंडा हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे 6 लोग करंट से झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोग जब निकल रहे थे, ऊपर से 1,32,000 का तार गया हुआ है। 1,32,000 का तार गया हुआ है, जिसमें जो हमारा झंडा है वो सट गया, जिससे 5-6 लोग बहुत बुरी तरह झुलस गए हैं। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे झारखंड दौरे के क्रम में कल रामगढ़ में राम उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश भर में विहिप की पहल पर 50,000 से ज्यादा राम उत्सव कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। श्री परांडे ने कहा कि सरकारी नियंत्रण से सभी मंदिर मुक्त होने चाहिए, जिस विचार के लिए विहिप ने एक जागरण अभियान शुरू किया है। 2-3 बड़ी सभाएं जागरण की दृष्टि से भी लेंगे, तो यह प्रक्रिया अभी प्रारंभ हो जाने कारण से हमारा यह कहना है कि विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से यह जो जागरण होगा, तो समाज में यह एक भाव निश्चित रूप से है कि हिंदू समाज अपने मंदिरों को संभालने के लिए सक्षम है। सरकार के नियंत्रण से इसलिए हिंदू मंदिरों की मुक्ति होनी चाहिए। झारखंड विधानसभा परिसर में कल सरहुल और बाहा पर्व मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत कई विधायक शामिल हुए। इस दौरान झारखंड की समृद्ध कला संस्कृति की झलक देखने को मिली। समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि दुनिया में आज पर्यावरण संतुलन बड़ी चुनौती बनी हुई है। वहीं सरहुल और बाहा पर्व का आयोजन पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। बच्चियों का नृत्य देख रहा था तो मैं स्वयं जनजातीय संस्कृति में अपने को ढाल चुका। कितना महत्व है, कितनी आवश्यकता है ऐसे पर्व के माध्यम से जलवायु को नियंत्रित रखना, वातावरण को नियंत्रित रखना, और इसकी आवश्यकता आज सिर्फ झारखंड और हिंदुस्तान में ही नहीं, विश्व स्तर पर यदि पहली कोई जरूरत है इस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, तो हमें अपने प्रकृति को बचाना पड़ेगा। रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 11 मोबाइल बरामद किए हैं। ये लोग रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान मोबाइल चोरी में सक्रिय थे। इधर रांची में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। तमाड़ थाना क्षेत्र के पहाड़ के ऊपर बने एक घर में चल रहे मिनी शराब फैक्ट्री का उत्पाद विभाग ने खुलासा किया है। इस दौरान 300 लीटर तैयार शराब, विभिन्न ब्रांडों के लेवल और सील मशीन बरामद की गई। सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, हालांकि इस दौरान कुछ अन्य लोग भाग निकले। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल पर आज से 7वां पोषण पखवाड़ा शुरू हो रहा है, जो 22 अप्रैल तक चलेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कुपोषण से निपटने के लिए आज से पोषण पखवाड़े की शुरुआत करने जा रहा है। पोषण पखवाड़े का ये 7वां संस्करण 22 अप्रैल तक चलेगा। इस आयोजन में 4 प्रमुख विषयों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।
इसमें जीवन के पहले 1000 दिन पर ध्यान, पोषण ट्रैकर के लाभार्थियों और नागरिकों मॉड्यूल का प्रचार प्रसार, CMAM के माध्यम से कुपोषण का प्रबंधन और बच्चों में मोटापे से निपटने हेतु स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना शामिल है। इस वर्ष का पोषण पखवाड़ा सामग्री, सेवा वितरण, प्रचार प्रसार और परिणामों को मजबूत करने में सहायक होगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी पखवाड़े के पहले सप्ताह में अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगी ताकि राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए सहायता को मजबूत करने के उद्देश्य से चल रही पहलों का मूल्यांकन किया जा सके। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कई राज्य गर्म हवाओं की चपेट में है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी अभी से बढ़ता तापमान लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। यहाँ भी गर्म हवाएं चल रही हैं। बढ़ते तापमान और लू को देखते हुए मौसम विभाग ने गुजरात और राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गर्मी और आर्द्रता का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को पूर्वी राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गुजरात के कंडला के तापमान की बात की जाए तो 45.3 डिग्री सेल्सियस यहां का तापमान रहा। अप्रैल का महीना चालू हो चुका है। गर्मी कितनी तेज पड़ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है गर्मी में हमको। बहुत ज़्यादा तेज गर्मी, वो पानी से चल रहा है बढ़िया। इस बार ज़्यादा है, इस बार ज़्यादा पड़ेगी और ज़्यादा हालत खराब हो रही है। आप पूरा स्टॉल से कवर करके ही निकलते हैं। अब स्कूल का टाइमिंग इस तरह का है, दोपहर का बच्चों को लाना ले जाना, इस टाइम पे बहुत बुरी हाल। अप्रैल स्टार्टिंग में ये हाल है तो मई जून जुलाई में क्या होगा। बहुत इस बार तो बहुत काफ़ी है। पिछले साल से तो मुझे अभी इस बार ज़्यादा लग रहा है। अभी स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा, तो अभी तो काफ़ी टाइम है, अगले महीने जाने क्या होगा। मास्क वगैरह कवर करना पड़ेगा और सनग्लासेस लगा के चलो, आंखों बहुत इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 2 दिन से टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। और अब बात मौसम की। इधर राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। रांची स्थित मौसम विभाग ने रांची समेत पूरे राज्य में आज से 11 अप्रैल तक आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात की संभावना व्यक्त की है। इसे लेकर कुछ जिलों के लिए येलो और कुछ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने बताया है कि इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और कुछ हिस्सों में 13 अप्रैल तक बारिश की भी संभावना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वेव्स शिखर सम्मेलन 1 मई से 4 मई तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि डिजिटल इंडिया से देश में एक बहुत मजबूत रचनात्मक अर्थव्यवस्था तैयार हो रही है। भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो क्रिएटर्स हैं उनको किस तरह की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, वो सब वो लोग समझना चाहते हैं। उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे। जैसा आप जानते हो ऑलरेडी कि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज कई महीनों से चल रहा है, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आया है। हजारों और लाखों की संख्या में उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और उसके फाइनल अवार्ड्स भी इस वेव्स समिट के दौरान दिए जाएंगे और ये एक ग्लोबल प्रोग्राम बनेगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। थैंक यू सो मच सर। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से ICEA द्वारा ट्रूथ टेल हैकाथॉन आयोजित किया गया। युवा प्रोफेशनल्स के साथ छात्रों को बड़ा मंच मिल रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के हिस्से के रूप में ट्रूथ टेल हैकाथॉन का आयोजन किया गया। फेक न्यूज और गलत सूचनाओं की पहचान कैसे आसानी से की जा सकती है, इस पर इनोवेटर्स ने AI टूल के जरिए कई मॉडल्स सामने रखे। ट्रूथ टेल हैकाथॉन प्रतियोगिता में देश भर से 5600 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें 25 चयनित समूहों को चयन किया गया, जिनके प्रेजेंटेशंस को दिग्गजों ने देखा। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में अंतिम रूप में 5 विजेताओं की घोषणा की गई। ये हैकाथॉन और कंपटीशन टाइप था जिसमें हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली कि कौन सा फेक है, कौन सा फेक नहीं है। इसका
बेनिफिट ये रहेगा कि हम लोग यदि व्हाट्सएप में कुछ फॉरवर्ड करते हैं, फेसबुक में कुछ फॉरवर्ड करते हैं, तो उसको पहले वेरीफाई कर सकते हैं प्लेटफॉर्म के एंड से, ये सच बात है, ये सच बात नहीं है। और सच बात नहीं है तो प्लेटफॉर्म के अंदर ही हम लोग ऐसे फीचर्स डाल सकते हैं कि उसको रोक सकते हैं। तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा कि फेक न्यूज़ आगे ना बढ़े और उसको इमीडिएटली बंद हो सके। हमारा देश जैसे कि टेक में गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। फॉर एग्जांपल आधार कार्ड की बात करें, यूपीआई हमारे देश में आया है, तो मुझे लगता है एआई में भी सरकार जिस तरीके से इंटरेस्ट ले रही है ना, आई कैन टेल यू आने वाले 2-3 साल में हम मार्केट लीडर होंगे इसमें। ट्रुथ नेल हैकाथॉन का उद्देश्य एआई संचालित उपकरण बनाना है जो प्रसारकों और दर्शकों को गलत सूचनाओं की तथ्य जांच करने में मदद कर सके। इसके विजेताओं को 10 लाख रुपए के नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके साथ ही मिलेंगे उन्हें तकनीकी उद्योग के पेशेवरों और भारत सरकार द्वारा सलाह और इंक्यूबेट किए जाने का अवसर। I want to thank ICAR and Ministry of Broadcasting, Ministry of IT, and क्योंकि उन्होंने हमें एक मौका दिया अपने सॉल्यूशन को प्रेजेंट करने के लिए, हमें एक स्टेज दिया। अगर ये हैकाथॉन ना होता मे बी हम इस फील्ड में कभी एक्सप्लोर ही ना कर पाते। सो हमें एक और सोचने का मौका दिया कि हम कैसे अपनी AI स्किल्स को, मशीन लर्निंग स्किल्स को इस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। इतना ज़्यादा अभी फेक न्यूज़ और AI जनरेटेड फेक न्यूज़ जो है ज़्यादा वो वायरल होती है बड़े आराम से। उसके लिए हम लोग का मेन एम यही था कि एक सिस्टम बनाया जाए वेबसाइट बेस्ड, बाद में उसको ऐप वगैरह पे जैसे भी डालें। अभी के लिए वेबसाइट बेस्ड पे ही है, उसमें टेक्स्ट फॉर्म में, इमेज फॉर्म में और वीडियो फॉर्म में हम लोग चीज़ों को एनालाइज करते हैं। अपने खुद के AI सिस्टम्स हैं जो कि हमने इन हाउस डेवलप किए हैं और बाहर से भी काफ़ी कुछ हेल्प ली है, काफ़ी रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, काफ़ी टाइम लगाया, 4 महीने का टाइम था। और उसके बाद हम लोगों ने ये AI सिस्टम ऐसा बनाया जो कि वीडियो को भी देख के मतलब बता सकता है कि वो AI जनरेटेड है या नहीं है। गौरतलब है कि वेब्स चैलेंज के जरिए देश भर में युवा तकनीकी पेशेवरों और छात्रों को अपनी प्रतिभा बड़े फलक पर दिखाने का अवसर मिला है। वेब्स शिखर सम्मेलन तकनीकी नवाचार के साथ साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाकर पारंपरिक और उभरते मीडिया के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करता है। वेब्स चैलेंज के आयोजन में युवा प्रतिभाओं को एक मंच मिला है और इससे क्रिएटिव इकोनॉमी को गति मिलने की उम्मीद है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। और एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। आठ अप्रैल साल 1857 को भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के नायक मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। 29 मार्च साल 1857 को ही मंगल पांडे ने पहले स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। इस दिन कोलकाता के पास बैरकपुर छावनी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अफसर पर सिपाही मंगल पांडे ने गोली चलाई। अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारत में यह पहला बड़ा आंदोलन था। ब्रिटिश सेना में रहते हुए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। मंगल पांडे ने गाय की चर्बी युक्त कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था। मंगल पांडे की इसी देशभक्ति से जल्लाद भी प्रभावित थे। इसी कारण उन्होंने फांसी देने से इनकार कर दिया। उसके बाद कलकत्ता यानी आज के कोलकाता से जल्लाद बुलाए गए और आज ही के दिन सुबह बैरकपुर के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे को फांसी दी गई। 8 अप्रैल साल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और इसके बाद इन दोनों ने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो के नारे लगाए। बम फेंकने का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, इसीलिए बम भी असेंबली में खाली स्थान पर ही फेंका गया। उस दौरान इन दोनों ने वहां पर्चे भी बांटे, जिसका प्रथम वाक्य था, बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट के बहुत ऊंचे शब्दों की आवश्यकता होती है। भगत सिंह और और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से किया संवाद, कहा योजना से लाखों लोगों के जीवन में आया बदलाव, 33 लाख करोड़ रुपए के ऋण वितरित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक, लोकहित में विभिन्न विभागों के कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। हजारीबाग में कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई दशमी की शोभा यात्रा, भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। जमशेदपुर में हाई टेंशन तार से सटा जुलूस का झंडा 6 जुलूस से।
और मौसम विभाग ने रांची समेत पूरे राज्य में आज से 11 अप्रैल तक आंधी बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात की जताई संभावना, येलो अलर्ट जारी।